पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये इंडिया का सबसे पॉपुलर अकाउंट है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया का सबसे सेफेस्ट अकाउंट कौन सा है, तो पीपीएफ सबसे सेफेस्ट अकाउंट है। क्योंकि मान लीजिए हमें कोई किसी के पैसे देने हैं, हमारी कोई देनदारी है, तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में भी ये पावर नहीं है कि वो हमारे पीपीएफ अकाउंट से वो पैसे निकाल के किसी को दे सके। तो ये इतना सेफ है। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इन्हीं बेनिफिट्स के दम पर ये बहुत बार जो म्यूचुअल फंड है उसके अगर वो 11% के आसपास इंटरेस्ट रेट देता है तो उसको भी बीट कर देता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है। आपने पीपीएफ के बारे में बहुत सारे रूल सुने होंगे, बहुत सारे रूल जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे रूल हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता और बहुत सारे रूल ऐसे हैं जिसके बारे में कन्फ्यूजन है। जैसे कि बहुत बार आपने सुना होगा कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल का अकाउंट है, जबकि ऐसी रियलिटी नहीं है। तो इस वीडियो में हम पीपीएफ अकाउंट के बारे में बिल्कुल सिंपल वे में सारी मुश्किल से मुश्किल चीज़ें जानेंगे, यहाँ तक कि 5वीं क्लास का बच्चा भी आसानी से वो समझ सके। तो इस वीडियो में हम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कौन कौन खाता खुलवा सकता है, कितने पैसे हमें जमा करने हैं, कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमें मैच्योरिटी पे कितने पैसे मिलेंगे, जो लोन की फैसिलिटी हमें पीपीएफ में मिलती है वो किसे मिलती है, कब मिलती है और किस कंडीशन पे मिलती है, वो सारी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हमें बीच में पैसे चाहिए तब क्या होगा, अगर हम इसको पहले ही बंद करवाना चाहते हैं हमारी मैच्योरिटी से, तब उस केस में हमें कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, और जानेंगे सब कुछ पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतविंदर नरवाल। तो चलिए जानते हैं पीपीएफ अकाउंट को बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। पीपीएफ अकाउंट कोई भी इंडिया का सिटीजन खुलवा सकता है। कोई अगर एनआरआई है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया है या अमेरिका गया है, कनाडा गया है, तो वो ये अकाउंट नहीं खुलवा सकता अगर वो एनआरआई हो चुका है। इंडिया का कोई भी सिटीजन ये अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप अपने नाम से ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो ये अकाउंट आपके नाम से खुल जाएगा, लेकिन उसको ऑपरेट करेंगे आपके गार्जियन या कोई अनसाउंड माइंड के हैं जिसके मेंटली कैपेबिलिटी ऐसी नहीं है कि वो ऑपरेट कर सके उस अकाउंट को, तो उसके माता पिता या गार्जियन उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये अकाउंट खुलेगा कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये पीपीएफ का अकाउंट है ये किसी भी पोस्ट ऑफिस में भी खुल सकता है और किसी बैंक में भी खुल सकता है। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है, ये खुलेगा एक आदमी का सिर्फ एक ही अकाउंट, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में उसको खुलवा लीजिए या बैंक में। आप कहीं भी इसको खुलवा सकते हैं। ये उसके बाद ट्रांसफ़र भी हो सकता है पोस्ट ऑफिस से बैंक में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जिसमें आपको खुलवाना है वहाँ जाएंगे, वहाँ पे उनको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा, वो भरेंगे, उसके साथ 2 आईडी लगाएंगे, फोटोग्राफ लगाएंगे और आप जमा करवा देंगे। और ये खाता मिनिमम 500 रुपये का खुलता है। आपको मिनिमम इसमें 500 रुपये डालने होंगे एक फाइनेंशियल ईयर में। जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो पूरी साल है इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो इस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको इस अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये डालने ही पड़ेंगे और मैक्सिमम आप इस फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और ये अगर आप जो जमा करेंगे इसके लिए सिर्फ आपको 12 इंस्टॉलमेंट ही मिलेंगे, मतलब आप 12 बार ही इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में ये 500 रुपये भी किसी फाइनेंशियल ईयर में जमा नहीं करवाते तो आपका खाता डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अगर आपका खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उस केस में आपको ना तो लोन की फैसिलिटी मिलेगी और ना ही आप बीच में पैसे निकलवा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं और आपका खाता डिसकंटिन्यू है तो उस केस में आप उस पीपीएफ के अकाउंट को अपने मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंड भी नहीं करवा सकते। बहुत सारे इसके नुकसान हैं अगर आपका खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो अब हमारे मन में बात आती है, अगर हमारा खाता मान लीजिए गलती से डिसकंटिन्यू हो गया तब उस केस में हम क्या करें। तो बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए आपने 2 साल या 3 साल तक आपने इसमें पैसे नहीं डाले मिनिमम 500, तो सबसे पहले भी जब भी आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाओगे अपने खाते में पैसे डलवाने, तो जितने
साल का आपका बकाया है 500-500 करके, वो आपको जमा करना होगा। उसके साथ साथ 50 रुपये आपकी पेनल्टी फीस लगेगी, क्योंकि आपका खाता आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो उतने फाइनेंशियल ईयर जितने आपने जमा नहीं करवाए, उतने 500-500 रुपये प्लस में 50-50 रुपये पेनल्टी आप जमा करवा दोगे तो आपका खाता कंटिन्यू हो जाएगा। और आपको जितने भी पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जितनी भी फैसिलिटी है, लोन की हो, पार्शियल विड्रॉल की हो या अकाउंट एक्सटेंड करवाने की, वो सब आपको आसानी से फिर मिल जाएंगी। अब हमने इसमें पैसे जमा करवा दिए, तो अब बात आती है कि हमें इस पे कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस या बैंक में जो आपका पीपीएफ अकाउंट है, तो फिलहाल जो पीपीएफ अकाउंट है उसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% चल रही है, और ये फ्लक्चुएट करती रहती है 7, 7.5, 8, 9 के आसपास, और ये क्वार्टरली चेंज होती रहती है। हर 3 महीने के बाद नई इंटरेस्ट रेट आती है, तो उस हिसाब से आपके जो पीपीएफ का अकाउंट है उस पर ब्याज बढ़ता है। जो क्वार्टरली जो इंटरेस्ट आएंगी उस पे उस हिसाब से ब्याज लगेगा। मान लीजिए आज 7.1 है, तो इन 3 महीनों में 7.1 के हिसाब से ब्याज लगेगा। अगले 3 महीने के बाद जब नई इंटरेस्ट रेट आएंगी, तो जो नई इंटरेस्ट रेट आएंगी उस हिसाब से आपके जो पीपीएफ में पैसे पड़े हैं उस पर ब्याज लगेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, जो आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है, वो ये है जो पीपीएफ में आपका इंटरेस्ट लगता है किसी महीने में, वो लगता है जो आपका 5 तारीख और महीने की लास्ट तारीख के बीच में जो मिनिमम बैलेंस होता है। अगर इसको हम आसान भाषा में समझें, तो अगर आप 5 तारीख के बाद कितने ही पैसे आप जमा करवा दो, तो उस केस में आपको उन पैसों का ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप उसको 5 तारीख से पहले जमा कराएंगे किसी महीने में, तो उस महीने का ब्याज आपको तभी मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 तारीख को 1.5 लाख रुपए जमा करवाए, तो आपको उस महीने 20 दिनों का ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप उसको 5 तारीख से पहले या 4 को भी करवा देते हो, तो आपको ब्याज उस महीने का पूरा मिलेगा। तो ये ध्यान रखें, जब भी पैसे जमा करवाएं तो 5 तारीख से पहले वो जमा करवा दें। तो अब बात आती है कि हमने पैसे जमा करवा दिए, तो कई बार क्या हो जाता है, हमें मैच्योरिटी इसकी लंबी है, तो हमें बीच में ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस केस में भी आपके लिए इसमें ध्यान रखा गया है, इसमें आप लोन ले सकते हैं। और वो कब ले सकते हैं लोन? मान लीजिए आपने इस फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए 2022-23 में आपने खाता खुलवाया है, तो ये फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होगा 31/3/2023 को, उससे जो अगला फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 आपको वो छोड़ना है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आप उससे लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 22-23 में खाता खुलवाया है, तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर छोड़ के आप 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें आप ये लोन ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, और कितना लोन ले सकते हैं उसको हम कैलकुलेट शीट पे समझेंगे आसानी से कि हम कितना लोन ले सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट शीट पर चलते हैं, हमें कब और कितना लोन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि हम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कब लोन लेंगे, यानी कब हम एलिजिबल हो जाएंगे इस अकाउंट में लोन लेने के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमें कितना लोन मिलेगा। तो चलिए पहले देखते हैं कब मिलेगा। तो जैसा मान लीजिए हमने अकाउंट खुलवाया है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, तो हमें उससे आगे वाला जो फाइनेंशियल ईयर है यानी 2023-24 वो हमें छोड़ना है। तो हम एलिजिबल हो जाएंगे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में लोन लेने के लिए, यानी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में हमें लोन मिलेगा। तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में हमें लोन मिलेगा, यानी हम एलिजिबल हो जाएंगे लोन लेने के लिए। और ये लोन हम कब तक ले सकते हैं? ये लोन हम ले सकते हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने अकाउंट खुलवाया है उसके अगले 5 फाइनेंशियल ईयर तक, यानी जो 2023-24, 24-25, 25-26, 26-27 और 27-28, यानी 31/3/2028 तक हम ये लोन ले सकते हैं। 2022-23 में अगर हम अकाउंट खुलवाएंगे तो 31/3/2028 तक हम ये लोन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कितना लोन हमें मिलेगा। हमने अकाउंट खुलवाया था 2022-23 में, हम लोन चाहते हैं 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में, कभी भी हो सकता है 2026-27 में, किसी भी महीने में हो सकता है। तो हमें ये मिलेगा 2026-27 से जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था वो था 25-26, और इससे पिछला जो था 24-25। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में हम लोन लेना चाहते हैं उससे पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर से
पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट डेट है, जैसे 24-25 में हमें दो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो लास्ट डेट है 31/3/2025, तो उसका फिर 25% हमें लोन मिल सकता है। इस तारीख पर जितने हमारे अकाउंट में पैसे होंगे पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में, तो उसका 25% हमें लोन मिलेगा। तो थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप रिवाइंड कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो दोबारा देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, तो कैलकुलेट करने के लिए आप इस टेबल का आप सहारा आप ले सकते हैं समझने के लिए। और जब हम ये लोन ले लेते हैं तो अब बात आती है इस लोन पे हमें कितना इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप ये लोन ले लेते हैं और आप इस लोन को 36 महीने यानी लगभग 3 साल के अंदर रीपे कर देते हैं, तो आपको 1% इंटरेस्ट रेट देनी होगी, यानी 1% के हिसाब से आपके ऊपर जो लोन है वो लगेगा। तो अगर हम 3 साल के अंदर ये पैसे जमा नहीं करते, अगर उसके बाद जमा करते हैं, तो इस लोन पे हमें 6% इंटरेस्ट रेट लगेगी, जो बहुत ज़्यादा है 1% से। तो जो बहुत ज़्यादा है 1% से, तो जितनी कोशिश हो सके तो 3 साल के अंदर अंदर ये लोन रीपे ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। 6% आपको मिलेगी ही, 7.1% उससे लगभग 6% आप लोन के रूप में दे देंगे, तो आपका पैसा बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा। लगभग 1% से आप समझ लीजिए क्या पैसा आपका ग्रो करेगा, तो इस हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो आपने देखा कि हमें कितना लोन मिल रहा है, और ये लोन जैसा कि आपको पता है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने खाता खुलवाया है उसके अगले 5 फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले पहले आपको लोन मिल सकता है। मान लीजिए हमें उन 5 सालों के बाद अगर पैसों की ज़रूरत पड़े, तो तब उस केस में हम क्या करेंगे? तो सरकार ने उस केस में कहा है कि आप पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पीपीएफ अकाउंट में अगर बीच में पैसे चाहिए, लोन नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो हम लोन ले नहीं सकते, जो हमें विड्रॉल मिलेगी हमें कितनी मिलेगी और वो हमें कब मिलेगी, ये भी थोड़ा पेचीदा है। तो कैलकुलेशन शीट पे चलते हैं और वहाँ आसानी से समझते हैं कब और कितना हमें विड्रॉल मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमें लोन लेने की जो हमारी डेट है वो जा चुकी है, तो उसके बाद हम जो विड्रॉल लेते हैं वो हमें कब मिलेगी और कितनी मिलेगी। तो जो वो विड्रॉल मिलेगी, मान लीजिए हमने खाता खुलवाया है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अगले 5 फाइनेंशियल ईयर छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के अगले 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2027-28 तक हमें छोड़ने हैं। इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा यानी 2028-29, तो उसमें हम एलिजिबल हो जाएंगे ये विड्रॉल लेने के लिए। यानी अगर हमने खाता खुलवाया 22-23 में, तो 28-29 में हमें ये विड्रॉल मिल सकती है। तो अब बात करते हैं कि कितनी विड्रॉल हमें मिलेगी। तो ये थोड़ा सा पेचीदा है। तो मान लीजिए हमें 28-29 में ही विड्रॉल लेनी है, तो इस 28-29 की जो फाइनेंशियल ईयर है, इससे पहले वाले 4 फाइनेंशियल ईयर आप लिख लीजिए। इससे पहले वाले 4 फाइनेंशियल ईयर कौन से थे? ये 28-29 है, इसको छोड़ के इससे पहले वाले 27-28, 26-27, 25-26, 24-25, यानी 24-25, 25-26, 27-28, 26-27, 27-28, ये 4 फाइनेंशियल ईयर है। तो इसका जो चौथा फाइनेंशियल ईयर है, इससे पीछे जो चौथा फाइनेंशियल ईयर है, इसके जो लास्ट डेट है 31/3/2025, इस पे जो अमाउंट था, या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर में हमें विड्रॉल करवानी है उससे पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 27-28, इसकी लास्ट डेट थी 31/3/2028। जिस फाइनेंशियल ईयर में हमें विड्रॉ करवाने हैं उससे पिछला फाइनेंशियल ईयर हमें देखना है, और उससे चौथा फाइनेंशियल ईयर हमने देखना है, और उन दोनों की लास्ट डेट देखनी है। हमने लास्ट डेट देख ली, तो इन दोनों डेट्स पे, जिस भी डेट पे मिनिमम अमाउंट होगा, जो मान लीजिए यहाँ पे कम अमाउंट है तो ये वाली हमें लेनी है, मान लीजिए 31/3/28 पे कम अमाउंट है तो हमें ये वाली अमाउंट लेनी है, तो उसका 50% हम एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ करवा सकते हैं। तो विड्रॉ हम मिनिमम जो इन 2 डेटों पे होगा उसका 50% ही हमें विड्रॉ करने को मिलेगा, उससे ज़्यादा हम विड्रॉ नहीं कर सकते। मान लीजिए हमें लोन भी नहीं चाहिए और हमें बीच में विड्रॉल भी नहीं चाहिए, तो उस केस में अब बात आती है कि हमारे ये टोटल पैसा हमें कब मिलेगा।
हमें जो इसका पूरा इंटरेस्ट और हमारा जो टोटल पैसा हुआ है हमें कब मिलेगा, यानी इस खाते की मैच्योरिटी क्या है। तो इस खाते की मैच्योरिटी है जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपने ये खाता खुलवाया है उसको छोड़ के आपको 15 फाइनेंशियल ईयर ये चलाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 2022-23 में कहीं बीच में खुलवाया तो आपको ये 2022-23 आपको नहीं लेना, इसके अलावा आप इसको छोड़ के अगले 15 फाइनेंशियल ईयर आपका ये खाता चलेगा। तो ज़रूरी नहीं है ये 15 साल का खाता है, ये डिपेंड करता है आपने कब खाता खुलवाया है। और मान लीजिए आपने ये खाता मैच्योरिटी पे जब आया तो आपने पैसे नहीं लिए, तो उस केस में क्या होगा, ये खाता आपका चलता रहेगा और आपको पीपीएफ का ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और आपको एक और फैसिलिटी मिलेगी कि आप हर साल एक फाइनेंशियल ईयर में एक विड्रॉल करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सटेंड कराऊं, जैसे मैं पहले पीपीएफ में पैसे जमा करता रहता था, मैं अब भी ऐसे ही पैसे जमा करवाना चाहता हूं, तो उसको बोलेंगे हम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं और वो होगा आपका 5 साल के लिए। तो अगले 5 साल के बाद फिर आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो ऐसे 5-5 साल करके इसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपको हर फाइनेंशियल ईयर एक विड्रॉल तो मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी जो आपका मैच्योरिटी के टाइम जो पैसा था, जब आपकी 15 साल हुई उस टाइम जो पैसा था उसका 60%। और जब 5 साल के कंप्लीट होने के बाद आपने मान लीजिए अगले 5 साल तक एक्सटेंड करवा दिया, तो आपको अगले 5 साल से एक एक जो विड्रॉल मिलेगी वो भी 60% मिलेगी। वो मिलेगी जो पिछले 5 साल जब कंप्लीट हुए उस टाइम पे जो आपका पैसा था उसका 60% आपको विड्रॉल मिलेगा। तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार चला के समझ सकते हैं कि कैसे हमें ये जो मैच्योरिटी के बाद ये पैसे मिलेंगे और कैसे हम इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब बात आती है, मान लीजिए हम इस खाते को बीच में ही बंद करवाना चाहते हैं, हम इसको आगे नहीं चलाना चाहते हैं, हमें बीच में ही पैसे की ज़रूरत होगी, तो किस केस में हम ये खाता प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर जिसने खाता खुलवाया उसको कोई ऐसी डिजीज़ हो गई हो जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, जिससे लाइफ पे ही बनाई हो, तो उस केस में हम ये खाता क्लोज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर जिसका ये खाता है उसके हायर एजुकेशन के लिए कोई फंड चाहिए तो तब भी हम ये खाता क्लोज करवा सकते हैं। या फिर जो अकाउंट होल्डर है वो एनआरआई हो गया, वो कहीं और जाके बस गया, चाहे वो कनाडा हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, तो कहीं का भी वो एनआरआई हो, अमेरिका का हो एनआरआई या ऑस्ट्रेलिया का एनआरआई हो या अमेरिका का या कनाडा का, कहीं का भी वो एनआरआई होने के बाद ये खाता आप प्रीमेच्योर करवा सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको 1% इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, यानी जैसे 7.1% अभी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपने प्रीमेच्योर खाता क्लोज करवाया तो उस केस में आपको 6.1%, मतलब 7.1% से 1% कम 6.1% के हिसाब से आपको ये पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, क्या जिसका नॉमिनी है इसको कंटिन्यू करवा सकता है? नहीं। जैसे ही डिपॉजिटर यानी जिसका खाता है उसकी डेथ होती है तो ये खाता क्लोज मान लिया जाएगा, वो नॉमिनी इस खाते को आगे कंटिन्यू नहीं करवा सकता। उस नॉमिनी को इसके पैसे मिल जाएंगे और वो कितने मिलेंगे, पूरा इंटरेस्ट मिलेगा पीपीएफ का, लेकिन जिस महीने डेथ हुई है उससे पिछले महीने की एंडिंग पे, मान लीजिए उसकी जून में डेथ हुई है तो मई की एंडिंग पे जो रुपए थे उसके खाते में इंटरेस्ट समेत वो उसको मिलेंगे। तो चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम इस पीपीएफ अकाउंट से लगभग 40 लाख रुपए अपनी लाइफ में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हमारे जो इन्वेस्टमेंट है मैच्योरिटी पर लगभग 40 लाख हो जाएगी। तो मान लीजिए हम एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। तो अगर हम 1.5 लाख को मंथली देखें, तो 1.5 लाख को अगर हम मंथली देखें तो वो लगभग 12,500 के आसपास पड़ता है। तो मान लीजिए हम मंथली 12,500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तब कैलकुलेट करके देखते हैं हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं तो लगभग उस केस में हमें रुपए मिलेंगे 39,44,600। यानी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं हर महीने 12,500 रुपये, जो कि हमारी लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक की, उसका मंथली बनता है, तो 15 फाइनेंशियल ईयर में यानी मैच्योरिटी पर पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी पर हमें मिलेंगे 39,44,600 रुपये। तो ये था पीपीएफ अकाउंट के बारे में सब कुछ।
अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए जो इस अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि इन्वेस्ट करने से पहले वो सारी बारीकियां समझ लें। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।